हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारोल हिंदी एकेडमी में आप सबका मोस्ट वेलकम। आज हम लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के अंदर जो पेडागोजी के संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इनसे पूर्व वीडियो में हमने 1 से 50 तक प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम 51 से आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो 51 नंबर प्रश्न है, प्रणाली शब्द का अर्थ क्या है? तो ये रीट 2017 में पूछा गया है। तो प्रणाली का अर्थ दो है, एक तो परंपरा, दूसरा पद्धति। एक तो परंपरा, दूसरा पद्धति। तो इनका दोनों ही उत्तर सही है। तो विकल्प नंबर 1 और 3 दोनों ही सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। तो अनुकरण विधि, आगमन और निगमन विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि, ये तीनों ही हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां हैं। तो विकल्प नंबर 4 उपर्युक्त सभी, ये सारी भाषा शिक्षण की विधियां हैं। अब देख लेते हैं भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियां दी गई हैं। सबसे पहला गद्य शिक्षण। तो गद्य शिक्षण के अंदर 4 विधि बताई गई हैं: अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, समीक्षा विधि। इधर देख लेते हैं पद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो पद्य शिक्षण के अंदर हम देख लेते हैं गीत विधि, अभिनय विधि, शब्दार्थ या अर्थबोध विधि, प्रश्नोत्तर कहो या खंडान्वय विधि, व्याख्या विधि, 6 नंबर व्यास विधि, 7 तुलना विधि, 8 समीक्षा विधि। ये हैं पद्य शिक्षण की विधियां। ये है पद्य शिक्षण की विधियां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा हम देख लेते हैं नाटक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है। नाटक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? आदर्श नाट्य प्रणाली, अभिनय प्रणाली, रंगमंच अभिनय प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली और व्याख्या प्रणाली और समीक्षा प्रणाली। ये 3 और 4 ये अधिकांश शिक्षण विधियों के अंदर कॉमन है, व्याख्या प्रणाली और समीक्षा प्रणाली। तो मुख्य रूप से नाटक शिक्षण की 4 विधियां ऊपर वाली है: आदर्श नाट्य प्रणाली, अभिनय प्रणाली, रंगमंच अभिनय प्रणाली और कक्षा अभिनय प्रणाली। उसके बाद में रचना शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है? देखो, रचो विधि, चित्त वर्णन विधि, मंत्रणा विधि, स्वाध्याय विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खेल विधि। 7वां अनुकरण विधि, उद्बोधन विधि, रूपरेखा प्रणाली, प्रबोधन प्रणाली, समवाय प्रणाली और भाषा यंत्र प्रणाली, प्रवचन प्रणाली, तर्क प्रणाली और अध्ययन प्रणाली। अधिकांश के पीछे पीछे प्रणाली लगा हुआ है और ये भी अन्य विधियों के अंदर भी इस प्रकार के प्रणाली लगा हुआ है, इसलिए हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलते हैं हमने गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और नाटक शिक्षण और रचना शिक्षण, इन शिक्षण विधियों पर हमने चर्चा कर चुके हैं। फिर चलते हैं व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? सूत्र विधि, जो बहुत ही प्राचीन विधि है। निगमन और आगमन, ये दोनों व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। फिर इसी का नाम है भाषा संसर्ग विधि, संयोग विधि और सबसे प्राचीन पाठ्यपुस्तक विधि। ये हैं 6 व्याकरण शिक्षण की विधियां। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 53। आगमन विधि के रूप हैं। तो आगमन विधि के 2 रूप हैं, संयोग प्रणाली और प्रयोग प्रणाली। आगमन विधि के कितने रूप हैं? 2, संयोग प्रणाली और प्रयोग प्रणाली। पहला है प्रयोग प्रणाली, दूसरा संयोग प्रणाली। ये दोनों आगमन विधि के 2 रूप माने गए हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 54। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है। इस प्रश्न में हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। योजना विधि के प्रवर्तक जॉन डीवी है और प्रायोजना विधि के प्रवर्तक WH किलपैट्रिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो होगा योजना विधि के प्रवर्तक है जॉन डीवी और प्रायोजना विधि के प्रवर्तक है WH किलपैट्रिक। प्रयोजना विधि के प्रवर्तक है WH किलपैट्रिक। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। परंतु इस प्रश्न के अंदर, व्याख्या के अंदर, इस प्रश्न का उत्तर WH किलपैट्रिक माना जो गलत है। तो प्रश्न नंबर 54। 55 छोटे बालकों को कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। छोटे बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? परियों की कहानियाँ सुनाओ। क्या सुनाओ? परियों की कहानियाँ सुनाओ।
बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का बहुत अच्छा विकास होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 56। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है कि किस कक्षा स्तर के लिए? तो अनुकरण विधि प्रारंभिक स्तर के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अनुकरण विधि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सबसे उत्तम मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 57। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होती है? यदि विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि विकसित करनी है तो किस प्रणाली का सहारा लेना पड़ेगा? वो है अवलोकन प्रणाली। कौन सी है? अवलोकन प्रणाली। विकल्प नंबर 4 अवलोकन प्रणाली। कौन सी प्रणाली? अवलोकन प्रणाली। प्रश्न नंबर 58। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता। रीट 2022 भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता। तो भाषा प्रयोगशाला में क्या नहीं होता है? मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, माइक्रोफोन होता है, वीडियो रिकॉर्डर होता है और टेप रिकॉर्डर होता है। मोबाइल फ़ोन नहीं होता। तो भाषा प्रयोगशाला में क्या नहीं होता है? मोबाइल फ़ोन नहीं होता, बाकी सब होते हैं। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर। 58 के बाद 59। भाषा शिक्षण की श्रुतलेख अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। श्रुतलेख का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। तो श्रुतलेख का क्या उद्देश्य नहीं है? हस्तलिपि सुधारना, ये श्रुतलेख का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो श्रुतलेख के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? विकल्प ए वर्तनी दोष दूर करना, बिल्कुल। शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, ये भी हैं। नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, ये भी हैं। लेकिन हस्तलिपि सुधारना ये श्रुतलेख अभ्यास विधि का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? भाषा शिक्षण के अंदर जो सूत्र विधि है ये कौन सी विधि का रूप है? ये कहाँ से आई है? तो ये सबसे प्राचीन विधि है, भाषा है संस्कृत। और संस्कृत में सबसे ज़्यादा सूत्रों का प्रयोग किया जाता था, तो इसीलिए ये जननी हुई संस्कृत। जननी हुई संस्कृत। तो सूत्र विधि की जननी मूल स्रोत कौन सी भाषा हुई? संस्कृत भाषा। चलते हैं प्रश्न नंबर 61। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। किस कक्षा स्तर के लिए? प्रारंभिक स्तर के लिए। प्रारंभिक स्तर के लिए लेखन और उच्चारण प्रारंभिक स्तर के लिए सबसे उपयोगी विधि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 62। दी गई शिक्षण विधियों में से लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है? तो हमें लेखन शिक्षण विधि की पहचान करनी है। तो एक है रूपरेखा अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि विधि और देखो और कहो विधि। तो लेखन शिक्षण की विधि है रूपरेखा अनुकरण विधि। विकल्प नंबर ए रूपरेखा बनाओ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63। उच्च स्तर पर विवादग्रस्त विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रभावी एवं उपयुक्त प्रणाली है। बड़ी कक्षाओं हेतु विवादग्रस्त विषयों पर चर्चा करने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी हुई? तर्क विधि। कौन सी है? तर्क प्रणाली। तो सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी मानी गई है? तर्क प्रणाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 64। वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती है? वाचन शिक्षण के अंतर्गत ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती हैं? तो विश्लेषणात्मक विधियां, समाहारक विधियां, संश्लेषणात्मक विधियां और संगति विधियां। तो 64 का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3 संश्लेषणात्मक विधियां।
संश्लेषणात्मक विधियाँ। तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65। व्याकरण शिक्षण में जब अध्यापक पहले नियम को स्पष्ट कर छात्रों से उनका वाचन करा के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है तो वह व्याकरण शिक्षण की विधि है। वह व्याकरण शिक्षण की विधि है। तो वो विधि कौन सी है? निगमन विधि। कौन सी है? निगमन विधि। सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2, निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। व्याकरण शिक्षण में जब अध्यापक पहले नियम, तो पहले नियम आ गया तो निगमन विधि होगी। यदि पहले उदाहरण आ जाता तो कौन सी विधि होती? आगमन विधि। छात्रों से उनका वाचन करा के कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि हुई? निगमन विधि। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। 66। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? विकल्प ए, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। व्याकरणिक प्रश्नों को कैसे किया जाए, ये प्रक्रियात्मक प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 77। 67। ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछा सीईटी के अंदर। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सर्जित होता है और परिमाणतः पठन बोध में सुधार होता है। ये किस विधि के अंदर होगा? तो होगा पारस्परिक शिक्षण। कौन सी विधि में होगा? पारस्परिक शिक्षण। तो किस विधि में होगा? पारस्परिक शिक्षण के अंदर होगा। किस में होगा? पारस्परिक शिक्षण के अंदर। चलते अगले प्रश्न की ओर। व्याकरण शिक्षण में स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सा शिक्षण सूत्र काम आएगा? स्थूल से सूक्ष्म की ओर तो कौन सा शिक्षण सूत्र काम आएगा? आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। आगमन विधि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निगमन विधि, इन दोनों के शिक्षण सूत्र हर भर्ती परीक्षाओं में एक प्रश्न यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है। तो अब देख लेते हैं आगमन विधि के कौन कौन से शिक्षण सूत्र है और निगमन विधि के कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं। आगमन विधि के सूत्र उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। और इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएंगे निगमन विधि के सूत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69। किस मातृभाषा शिक्षण में स्वशिक्षा तथा प्रत्येक विद्यार्थी पर वैयक्तिक ध्यान देने पर बल दिया जाता है? तो ऐसी कौन सी भाषा जिस पर प्रत्येक बालक पर विशेष ध्यान दिया जाता है? प्रत्येक बालक पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो वो पद्धति है हेलेना पार्कहर्स्ट की डाल्टन पद्धति। हेलेना पार्कहर्स्ट की डाल्टन प्रणाली। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है, डाल्टन पद्धति। कौन सी पद्धति? डाल्टन पद्धति। अगला प्रश्न है 70। मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती? मौखिक भाषा शिक्षण के अंदर अप्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती? तो नहीं आती अभिनय विधि नहीं आती। मौखिक भाषा शिक्षण के अंदर अभिनय विधि नहीं आती। गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण आती है, परंतु अभिनय विधि अभिनय के अंतर्गत आती है, अभिनय शिक्षण के अंतर्गत आती है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर। प्रश्न नंबर 71। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वो है विकल्प नंबर 1,
पाठ्यपुस्तक प्रणाली, बी 2 आगमन विधि, 3 सूत्र और निगमन विधि, 4 समवाय व सहयोग प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है आगमन प्रणाली। कौन सी है? आगमन प्रणाली। तो आगमन विधि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत उचित है जिसमें बच्चे नियम को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर चलते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर चलते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा हुआ? तो बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर चलते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर चलते हैं। ये बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73। व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियमों, परिभाषाओं और व्यवस्थाओं को समझाया जाता है। वह विधि कौन सी है? तो वो है उदाहरण विधि। उदाहरणों के सहायता से व्याकरण के नियम समझाए जाते हैं, वो है आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है, आगमन विधि। किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? तो वो है व्याकरण अनुवाद विधि। विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सरल एवं स्वाभाविक विधि कौन सी है? तो वो है भाषा संसर्ग एवं अनुकरण विधि। भाषा संसर्ग एवं अनुकरण विधि ये प्राथमिक स्तर के लिए सबसे अच्छी विधि मानी गई है। प्रश्न नंबर 76। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि अप्रासंगिक है? अप्रासंगिक है। तो वो है मौखिक के अंदर भाषा शिक्षण की विधियों में कौन सी विधि अप्रासंगिक है? वो है तीसरी, गद्य शिक्षण। वो है गद्य शिक्षण के अंतर्गत ये अप्रासंगिक है, क्योंकि मौखिक में वार्तालाप होता है, भाषण होता है और अभिनय होता है। अभिनय होता है। चलते अगले प्रश्न के अंदर। प्रश्न नंबर 77। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। आगमन विधि में किस पर बल दिया जाता है? उदाहरणों पर। किस पर बल दिया जाता है? उदाहरणों पर। और निगमन विधि में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया जाता है? नियमों पर। किस पर दिया जाता है? नियमों पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों से निपटने के लिए अपनाई गई निम्न में से कौन सी उपचारात्मक कार्य योजना कक्षाओं के बाहर सीखने में सहायता करती हैं? तो वो हैं डाल्टन विधि, हेलेना पार्कहर्स्ट की। डाल्टन विधि, हेलेना पार्कहर्स्ट की। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 79। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। कौन सी विधि किस में प्रयुक्त होती है? तो देखो और लिखो विधि निबंध रचना में। किस में? निबंध रचना के अंदर। तो ये विधि किस में प्रयुक्त होती है? निबंध रचना में। किस में? निबंध रचना में। अगला प्रश्न है 80। अगला प्रश्न है 80। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पद्धति कौन सी अपनाई जाती हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती हैं? तो विकल्प नंबर 2 उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। वही आगमन विधि, वही आगमन विधि। उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि। प्रश्न नंबर 81। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि है। वही आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि। विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 82। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? अब उच्च प्राथमिक स्तर पर और व्याकरण शिक्षण की सबसे उचित विधि हैं, कई बार हम पढ़ चुके हैं, आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि।
ये व्याकरण शिक्षण की उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि मानी गई है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, गलत। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, बिल्कुल सही। प्रत्यक्ष विधि के अंदर भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक है। चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर, प्रश्न नंबर 84। ये भी पहला चैप्टर पूरा हो गया। अब हम दूसरा चैप्टर की ओर चर्चा करेंगे, वो है भाषाई कौशल। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल है। इसमें देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर पहला है, मौन वाचन के लिए उचित कथन है। लेवल प्रथम 2025। स्वर में रागात्मक आती हैं। 2, मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। विकल्प 3, मौन वाचन सामूहिक वाचन के रूप में किया जा सकता है। 4, मौन वाचन प्रवाहमय तथा गति पर नियंत्रण के साथ की होना चाहिए। तो विकल्प नंबर 2, मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययनों में सहायक होता है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हुआ? 4, 2, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर। प्रश्न नंबर 2, परिभाषा पूछिए। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उपर्युक्त परिभाषा किसने दी है? वो दी देशपांडे द्वारा। किसने दी? देशपांडे द्वारा। S.K. देशपांडे द्वारा ये परिभाषा दी गई है। चलते अगले प्रश्न की ओर। भाषा दक्षता के विकास हेतु संगत पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है। भाषा दक्षता के विकास हेतु संगत पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है। कवि सम्मेलन, वाद विवाद, ध्यान और नाट्य अभिनय। तो तीनों तो हैं और ध्यान नहीं है। तीनों हैं परंतु ध्यान नहीं है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये अच्छा ले लेते हैं। ध्यान नहीं है। क्या नहीं है? ध्यान नहीं है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, अभिव्यक्ति में कौन कौन से भाषाई कौशल सम्मिलित होते हैं? रीट लेवल 2015, लेवल फर्स्ट। अभिव्यक्ति कौशल। तो हम अभिव्यक्ति कौन कौन के कौशलों के द्वारा कर सकते हैं? तो अभिव्यक्ति करेंगे बोलना और लिखना। बोलकर अभिव्यक्त करना और लिख कर देना। विकल्प नंबर 3, बोलकर, लिखकर, ये अभिव्यक्ति संबंधित कौशल है। प्रश्न नंबर 4, 1 मिनट अभिव्यक्ति वाले कौशल और भाव ग्रहण वाले कौशल कौन कौन से हैं? हम बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम किसी को लिख कर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, परंतु ग्रहण के अंदर हम सुनकर ग्रहण करते हैं और पढ़कर ग्रहण करते हैं। ये दोनों ग्रहणात्मक कौशल कहलाते हैं और अभिव्यक्त्यात्मक कौशल बोलकर और लिखकर। इस प्रकार के प्रश्न रीट के अंदर अधिकतर पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, इनमें से मौन वाचन का प्रकार है। मौन वाचन का प्रकार कौन कौन सा है? तो एक तो द्रुत मौन वाचन, एक गंभीर मौन वाचन। एक तो द्रुत मौन वाचन और दूसरा गंभीर मौन वाचन। तो प्रश्न सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3। इसके अंदर एक ही दे रखा है, गंभीर मौन वाचन। दूसरा है द्रुत मौन वाचन, तेज गति से पढ़ना। ये रहा मौन वाचन के 2 प्रकार, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर मौन वाचन के अंदर फिर 2 वाचन आएंगे, गंभीर मौन वाचन और द्रुत मौन वाचन। अगला प्रश्न है, रीट लेवल फर्स्ट 2025। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब बोले तो उन्हें टोका न जाए, सुझाव अंत में दिया जाए। इससे उनमें कौन से कौशल का विकास होगा?
बच्चे जब भी बीच बीच में प्रश्न पूछे तो उसको टोकना नहीं चाहिए। तो ये बोलना संबंधी कौशल का विकास होगा, बोलने संबंधी कौशल का विकास होगा। मौन पठन का भावात्मक उद्देश्य है, मौन पठन का भावात्मक उद्देश्य है। रीट लेवल 2 2025। अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना, तीव्र गति से पठन का अभ्यास करना, शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना और पाठ्यक्रम शीघ्रता से पूर्ण करना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। मौन पठन से अध्ययन में रुचि उत्पन्न होती है, मौन पठन से अध्ययन में रुचि उत्पन्न होती है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 8, मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है? मौखिक और लिखित के द्वारा कितने भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है? चारों कौशलों का, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन चारों कौशलों का विकास मौखिक और लिखित प्रश्नों के द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, अनुलिपि, प्रतिलिपि और श्रुतिलिपि आदि कार्य किस भाषाई दक्षता की प्राप्ति में सहायक है? अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुतिलिपि, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? लेखन कौशल के अंतर्गत आएंगे। किस में आएंगे? लेखन कौशल के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, थर्ड ग्रेड 2023। भाषाई कौशल का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पहला ही सही उत्तर है, पहला ही सही उत्तर है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलता अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, अनुलेख किस भाषा कौशल के संबंधित है? अनुलेख लेखन के संबंधित है। अनुलेख किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, भाषाई कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा? अभिव्यक्ति मतलब बोलकर और लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोलकर और लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो बोलना और लिखना। प्रश्न नंबर 3, वो उत्तर नंबर 3, बोलना और लिखना अभिव्यक्ति कौशल है और सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है। चलते अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम सरल और समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के बालकों के लिए कही गई है? वही प्राथमिक स्तर, वही प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर के लिए कही गई है। किसके स्तर के लिए कही गई है? प्राथमिक स्तर के लिए कही गई है। प्रश्न नंबर 14, इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? वही मौन वाचन, सस्वर वाचन, मौन वाचन। मौन वाचन का प्रकार है द्रुत और गंभीर, द्रुत और गंभीर। तो मौन वाचन का प्रकार हुआ द्रुत वाचन और गंभीर वाचन, ये मौन वाचन के प्रकार है। किसके वाचन के प्रकार है? मौन वाचन के प्रकार है। प्रश्न नंबर 15, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण क्या है? किससे अशुद्ध वर्तनी हो सकती हैं? तो व्याकरण का अधूरा ज्ञान। यदि व्याकरण का अधूरा ज्ञान होगा तो आपकी वर्तनी अशुद्धि होना निश्चित है। प्रश्न नंबर 16, पठन कौशल विकसित करने हेतु तो निम्न में से सही तरीका कौन सा है? यदि आपके अंदर पठन कौशल विकसित करना है तो सही तरीका कौन सा ढूंढोगे? बाल साहित्य पढ़ोगे, छोटे छोटे बालकों की कहानियाँ संबंधी कविताएं आदि पढ़ोगे तो आपका क्या विकसित हो जाएगा? पठन कौशल। क्या हो जाएगा? पठन कौशल। 17, प्रश्न नंबर 17 बड़ा प्रश्न है। आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, बच्चों को बैठने का आसन ठीक करना आदि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए हैं? उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। किसके लिए? उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? कौन सी आयु वर्ग के बच्चे सबसे ज़्यादा और आसानी से भाषा सीख सकते हैं? 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष के बच्चे किसी भी भाषा को आसानी से सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। 19, निम्न में से मौखिक भाषा कौशल का उदाहरण नहीं है। निम्न में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण
नहीं है। तो प्रश्न नंबर 19 सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कहानी सुनना और सुनाना। कहानी सुनना और सुनाना, ये मौखिक भाषा कौशल का बिल्कुल सही है। आप मौखिक भाषा कौशल सुधारना है तो कहानी सुनो और सुनाओ, कहानी सुनो और सुनाओ। 20 रीट लेवल 2 2022, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकसित के अंतर्गत आता है? बोलने कौशल के अंतर्गत कौन सा कौशल आता है? बोलने के अंदर देखो, कहानी लेखन ये नहीं होगा, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता ये होगा, समाचार पत्र पढ़ना ये नहीं होगा, और केवल सुनना ये भी नहीं होगा। तो विकल्प नंबर 2 वाद विवाद प्रतियोगिता। यदि बोलने के अंदर परफेक्ट बनना हो तो वाद विवाद प्रतियोगिता करो। चलते हैं प्रश्न नंबर 21। रीट लेवल 2022, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक क्या है? तो अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। धीरे धीरे विद्यार्थी का लेखन कौशल सुधर जाएगा। धीरे धीरे विद्यार्थी का लेखन कौशल सुधर जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 22, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। पठन कौशल विकसित करना है, सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है कि पुस्तकालय में संदर्भिक पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज के अवसर दिया जाए। बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने के अवसर दिया जाए। बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने के अवसर दिया जाए, तब जाकर क्या होगा? पठन कौशल का विकास। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, सस्वर वाचन के संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन है। तो त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? विकल्प नंबर 3, यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, यही गलत है। यही क्या है? गलत है। तो सही क्या है? यह बोलकर किया जाता है, सस्वर वाचन बिल्कुल सही है। इसमें कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है, बिल्कुल सही है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये भी सही है। तो विकल्प नंबर 3 यही त्रुटिपूर्ण है, यही गंभीरता नहीं लिया जाता है। स्वस्वर वाचन में गंभीरता के रूप में नहीं लिया जाता है। प्रश्न नंबर 24, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? यदि आपको सुंदर अनुलेख करना है तो आवश्यक शर्त क्या है? तो विकल्प नंबर 3 में दे रखा है, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी आदर्श लेख में हो, तब जाकर आपकी लेखनी सुधर जाएगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? तो विकल्प नंबर 3 किसी भी आकार के, कोई निश्चित आकार नहीं, बच्चे की मन मर्जी के अनुसार वो अक्षर बना सकता है, कोई निश्चित आकार नहीं। परिभाषा पूछी, बहुत ही अच्छी परिभाषा है, लेवल 1 के अंदर पूछी गई है 2021। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। ये कथन किसका है भाई? हर्बर्ट का है, J.F. हर्बर्ट का कथन है भाई, अच्छा कथन है। 27, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? निम्न में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी लिखने संबंधित है, श्रुतलेख लिखने संबंधित, श्रुतलेख लिखने संबंधित। तो
शुद्ध बोलने की योग्यता विकसित करनी है तो आशु भाषण करो। क्या करो? आशु भाषण। तुरंत सोचकर और लेक्चर देना शुरू कर दो। विकल्प नंबर 4। श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। देखते भी कौन से अक्षर में रेप नहीं आ रखा है। कर्म में आ रखा, धर्म में आ रखा, प्रकाश में आ रखा, परंतु कबूतर में नहीं है। परंतु कबूतर, ये रहा कबूतर। कौन सा रहा? कबूतर। 28 सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 2 कबूतर। प्रश्न नंबर 29। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी तो चित्र है। ये महात्मा गांधी का कथन है। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकता है, फिर से रिपीट हो सकता है। 30। प्रश्न नंबर 30। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप कौन सा? लिखित मतलब लिखना, लिखित मतलब लिखना। बिल्कुल सरल प्रश्न है। लिखित मतलब लिखना, लिखित मतलब लिखना। चलते हैं प्रश्न नंबर 31। भाषा कौशल है, क्या है भाई भाषा कौशल? दक्षता प्राप्त करना। भाषा कौशल के अंदर क्या करनी? प्राप्त करना, दक्षता प्राप्त करना। 32। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। मौखिक अभिव्यक्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? उच्चारण की शुद्धता। उच्चारण की शुद्धता। मौखिक अभिव्यक्ति में उच्चारण की शुद्धता महत्वपूर्ण है। 33। भाषा प्रयोग एक कौशल के संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा प्रयोगशाला से संबंधित एक पक्ष नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? भाषा ज्ञान गम्य है, भाषा अभ्यास से प्राप्त हो सकती है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा अनुकरण से ग्रहण कर सकते हैं। तो विकल्प नंबर ये बिल्कुल सही नहीं है। भाषा ज्ञान गम्य है, ये गलत है, ये गलत है। 33 के बाद 34। प्रश्न नंबर 34। चित्त दे रखा भी। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। जिज्ञासा, अभ्यास और अनुकरण। जिज्ञासा, अभ्यास और अनुकरण। इसमें देखते हैं भाई किस प्रश्न में क्या पूछा। लिखित अभिव्यक्ति नहीं है। लिखित देखो, पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, नाट्य लेखन है और वाद विवाद नहीं है। ये वाद विवाद मौखिक अभिव्यक्ति संबंधित है। किससे संबंधित है? मौखिक अभिव्यक्ति संबंधित है। तो वाद विवाद मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, वाद विवाद सही उत्तर। प्रश्न नंबर 35। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। बालकों के अंदर लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलते अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में। कौन सी कक्षाओं में? प्रारंभिक कक्षाओं में। ये आंसर बिल्कुल सही। 37। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर, दोनों जगह। कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर। 38। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम कौन सा? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना तो देख लो, विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद, क्विज कार्यक्रम। तो मौखिक अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा विकास होगा वाद विवाद प्रतियोगिता से। किससे होगा? वाद विवाद प्रतियोगिता से। 39। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल कौन सा? यदि भाषा सीखनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा? अच्छी तरह से सुनना होगा। क्या होगा? अच्छी तरह से सुनना होगा, तब जाकर भाषा कौशल का अच्छा विकास होगा। 39 के बाद 40। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण कौन सा है? यदि आप भाषा के शिक्षक हो तो आपके अंदर कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? विषय का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, या फिर आपका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 4। आपका उच्चारण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण कैसा होना चाहिए? शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। शिक्षक का उच्चारण पहले शुद्ध होगा, तभी जाकर बच्चे शुद्ध उच्चारण करना सीख पाएंगे। 41। भाषा का मुख्य कौशल है। मुख्य कौशल क्या है भाषा का? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये तीनों इस मुख्य कौशल है। ये तीनों मुख्य कौशल हैं। डी आंसर सही। भाषाई कौशलों में
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? 5वीं कक्षा तक। कौन सी कक्षा तक? 5वीं कक्षा तक। 5वीं कक्षा तक ये सारे चारों कौशल का विकास पूर्ण हो जाना चाहिए। 43, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है तो क्या जरूरी है? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग और उपयोग, सभी तीनों ही जरूरी है। तीनों ही जरूरी है। प्रश्न नंबर 44, श्रवण कौशल को विकसित करने हेतु उपयुक्त प्रणाली है। सुनने कौशल को विकास करना है तो व्याख्या प्रणाली, गीत प्रणाली, तुलना प्रणाली और खेल प्रणाली। तो सुनने कौशल का विकास के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा कथन होगा? प्रश्न नंबर 44। 44 का सही उत्तर क्या है? सुनने कौशल को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली है खेल प्रणाली। कौन सी है? खेल प्रणाली। तो ये खेल प्रणाली विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। खेल प्रणाली बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 45, श्रुत लेख से किस भाषा कौशल का अधिक विकास होता है? सुनना संबंधित कौशल का विकास करना है और वो सबसे अधिक किस कौशल से होगा? श्रवण कौशल से। किससे होगा? श्रवण कौशल से। 46, भाषा कौशल की संख्या कितनी है? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा कौशल कितने हैं? 4। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? मौखिक परीक्षा से। यदि आप मौखिक परीक्षा दोगे तो आपके उच्चारण की परीक्षा हो जाएगी। 48, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है तो शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना। शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना ये वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। 49, सीटेट का बड़ा क्वेश्चन आया है और ये भी विवादित है। चलते हैं, इसको छोड़ते हैं। ये और सीटेट का बड़ा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। रीट के अंदर इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं सीटेट के। एक प्रश्न और कर लेते हैं उसके संबंधित, उसके बाद में ये है प्रश्न नंबर 55। निम्न में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य हैं। साहित्य का रसास्वादन करना, स्वानुभूति, विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना, धैर्यपूर्ण सुनना और भाषा और साहित्य में रुचि। भाषा और साहित्य में रुचि। तो इसका सही उत्तर हुआ भाषा और साहित्य में रुचि। श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? यदि सुनने कौशल का विकास होगा तो विद्यार्थी में क्या परिवर्तन होगा? तो विकल्प नंबर 4, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता का विकास होगा। अगला प्रश्न 58, शिक्षण कौशल की दृष्टि से अच्छा प्रश्न वह है जिसमें उसका उत्तर सन्निध हो, जो 2 अर्थ वाले हो, जिसका उत्तर हाँ ना में नहीं हो, जो छात्र की अधिगमजन्य उपलब्धि का मूल्यांकन करने वाला हो। यही उत्तर सही है। यही उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? तो ये मौन वाचन है, क्योंकि मौन वाचन बिना आवाज़ किए हुए किया जाता है, परंतु पद्य में तो गीत गाकर, कविता सुनाकर किया जाता है। तो ये पद्य में बिल्कुल उपयोगी नहीं है, ये केवल गद्य में उपयोगी है। वो है मौन वाचन। वो है मौन वाचन। अच्छा प्रश्न कह सकते हैं इसको। प्रश्न नंबर 60, वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? तो वाचन का कौन सा गुण नहीं है? शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह, प्रवाह और अटकना। तो अटकना गुण नहीं है। क्या नहीं है? अटकना गुण नहीं है, दोष है। क्या है? दोष। भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। देखते हैं इसमें से भाषा कौशल की कौन सी शिक्षण विधि है। तो अनुकरण विधि, सामूहिक विधि और भाषा प्रयोगशाला, चारों ही भाषा शिक्षण की विधियाँ।
तीनों ही भाषा शिक्षण की विधियां, उपयुक्त सभी। पठन कौशल हैं, क्या है पठन कौशल? लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया। पठन कौशल क्या है? लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया ही क्या है? पठन कौशल। क्या है? पठन कौशल। भाषाई कौशलों के अंतर्गत, कौशल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? लिखना और पढ़ना। भाषाई कौशल के अंतर्गत इसमें क्या आएंगे? प्रश्न के अंतर्गत लिखना और पढ़ना, ये भाषाई कौशल है। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के लिए किस प्रकार सहायक हैं? यदि कहानियाँ पढ़ाएंगे बच्चों को तो किस प्रकार का विकास होगा? तो कहानी पढ़ने से बच्चों में किस प्रकार का विकास होगा? ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। ये बच्चों में कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। विकल्प नंबर 4। भाषा कौशलों के विकास की दृष्टि से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? भाषा कौशलों के विकास की दृष्टि से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? वो है निजी कहानी का मंचन करना। निजी कहानी का मंचन करना, स्वयं के द्वारा बनाई गई कहानी का मंच पर वाचन करना। बच्चों में भाषाई क्षमता का विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? भाषाई क्षमता का विकास करना है तो सबसे अच्छा कौशल कौन से हैं? यही सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही 4 कौशल हैं जो भाषा कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। बोलना कौशल महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थिति में सुधार अपनी बात कह सकना, स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना, यही बोलना कौशल है। कौशल, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। शिक्षण कौशल का उपयोग कहाँ किया जाता है? कक्षा के अंदर। शिक्षण कौशल कक्षा के अंदर, शिक्षण कौशल कक्षा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिग्रहण भाषाई क्षमता के लिए महत्वपूर्ण? अधिग्रहण करना, भाई ग्रहण किससे करते हैं? सुनकर और पढ़कर। सुनकर और पढ़कर, इनसे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो यही उत्तर हुआ, सुनना और पढ़ना। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल है। शिक्षण एक कौशल है। शिक्षक का वाचन होता है। शिक्षक का वाचन कैसे होता है भाई? आदर्श वाचन। आदर्श वाचन कौन करते हैं? शिक्षक। और अनुकरण वाचन कौन करते हैं? शिक्षार्थी। कौन करते हैं? शिक्षार्थी। शुद्ध लेखन के लिए प्रथम सोपान क्या है? यदि आपको शुद्ध लिखना है तो सबसे प्रथम सोपान कौन सा हुआ? शुद्ध उच्चारण करना। क्या है? शुद्ध उच्चारण करना। शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध उच्चारण करना भी महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल का अर्थ क्या है? लेखन कौशल का अर्थ क्या है? स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना, यही लेखन कौशल का मुख्य अर्थ है। श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? श्रवण कौशल का अर्थ है धीरे धीरे सुनना। धीरे धीरे सुनना। बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं। बोलने का आवश्यक तत्व होते हैं भाव और विचार। जिस प्रकार के आपके भाव और विचार होंगे उसी प्रकार की आपकी बोलने की क्षमता विकसित होगी। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल कौन कौन से हैं? तो केवल भाषण, केवल सत्संग, केवल वार्तालाप। डी विकल्प बिल्कुल सही है, तीनों ही इसके मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी कौशल हैं। मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी कौशल तीनों ही है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर। 77 भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है। भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है। देखो कौन सा नहीं है भाई? संचार नहीं है। सुनना, बोलना, पढ़ना के अंदर संचार नहीं आता। जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी क्या करता है? जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी सोचता है। क्योंकि बोलने से पहले सोचना पड़ता है।
अंतिम प्रश्न इस टॉपिक का है, नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? भाषा की बुनियादी संरचना। भाषा की बुनियादी संरचना। तो हम हिंदी व्याकरण के अंदर दो महत्वपूर्ण टॉपिकों के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगामी प्रकरण जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, ये हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।